हेलो दोस्तों। आज आप राजीव प्रकाशन कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.1 के इस भाग में सारे प्रश्नों का हल देखेंगे। प्रश्नों को हल करने से पहले हम समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है और एनमा पद क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई श्रेणी दिया है 2, 5, 8, 11, इसी प्रकार से आगे भी। अब यह जो दी गई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है या नहीं, इसे कौन तय करेगा? सार्वंतर तय करता है। सार्वंतर को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। सार्वंतर का अर्थ होता है सभी पदों का अंतर, सभी लगातार पदों का अंतर। हम बारी बारी से लगातार पदों का अंतर निकालते हैं। यदि वह समान आ जाए तो जो दी गई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी होगी। अब यहाँ पर प्रथम पद को हम ए या फिर A1 से डिनोट करते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार जहां जैसी आवश्यकता होगी वैसे ही आप इसे डिनोट कर सकते हैं, या तो ए से या फिर A1 से। तो उसी प्रकार दूसरा पद A2 हो गया, A3 हो गया और A4 हो गया। अब इन सभी का अंतर निकाल लेते हैं। तो A2 माइनस A1 करेंगे और उसके बाद A3 माइनस A2 और फिर A4 माइनस A3। आप चाहे तो इसे D1, D2 और D3 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ जो A2 है 5 माइनस 2 सॉरी, और 8 माइनस 5 और 11 माइनस 8 है। अब इन सब पदों का अंतर निकाल लेते हैं। ये 3 आ गया, ये भी 3 आ गया और ये भी 3 आ गया। तो सभी पदों का अंतर जो आ रहा है वो 3 ही है, अर्थात समान है। तो इसीलिए दी हुई जो श्रेणी है वो क्या है? समांतर श्रेणी है। तो प्रथम पद और सार्वंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब nवें पद की बात करते हैं। अब इसमें दो उदाहरण लेते हुए आपको समझाऊंगा कि nवां पद हम कैसे ज्ञात करते हैं या nवां पद किसे कहते हैं। यदि अंतिम पद दिया हो, अब यहां एक वर्ड आ रहा है अंतिम पद। अंतिम पद को हम हमेशा डिनोट करते हैं an से या फिर स्मॉल l से। ठीक है, तो कहीं भी अगर an आएगा या स्मॉल l आएगा तो आप समझ जाइएगा कि यह अंतिम पद की बात हो रही है। अब इसी श्रेणी का उदाहरण लेते हैं और इसमें अंतिम पद हम मान लेते हैं 11 को। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यदि अंतिम पद दिया हो तो n जो है वो हमें बताएगा कि श्रेणी में टोटल कितने पद हैं। ठीक है, अब ये जब सॉल्व करूंगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ अंतिम पद 11 को हमने लिया है। अब a हमें पता है, प्रथम पद है 2 धन n हमें नहीं पता है -1 इंटू डी हमने ज्ञात किया है 3 है। तो 11 बराबर 2 धन 3 का अगर n में गुणा होगा तो 3n, माइनस 3 का अगर 1 में हुआ तो 3, और फिर और सिंप्लीफाई करें इससे तो यहाँ 2 है और -3 है। -3 में अगर 2 को घटाएंगे तो -1 बचेगा, तो 3n -1 बचा। -1 को इधर लाएंगे तो 3n इज इक्वल टू हो जाएगा 11 प्लस 1। तो 3n इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? 12। इससे ये कट गया, कितने टाइम? 4 टाइम। तो n जो है वो 4 है, अर्थात जो हमने श्रेणी ली थी उसमें टोटल पदों की संख्या कितनी है? 4। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, तो यदि अंतिम पद दिया होता है तो n जो है वो श्रेणी में पदों की संख्या बताता है। अब चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। यदि nवां पद दिया हो, यदि nवां पद दिया हो, अब मान लेते हैं कि इसी श्रेणी में हमें 15वां पद ज्ञात करना है। अब 15वां पद ज्ञात करना है तो 15वें पद पे कौन सी संख्या आएगी ये तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसे ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला सेम लगाएंगे, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 15वां पद पे कौन सी संख्या आएगी। तो उसके लिए n की जगह हमें क्या लेना है? 15। A15 इज इक्वल टू, सेम सब कुछ वही रहेगा। a की जगह हमें क्या रखना है? 2 प्लस n की जगह हमें पता है 15वां पद है तो 15 माइनस 1, और d हमें पता है कितना है? 3। तो A15 इसे सॉल्व करेंगे तो 2, इसे घटा लीजिए तो यहाँ आ जाएगा 14 और गुणे 3 बराबर 2 धन 14 तिरिक 42। अब 42 में 2 को जोड़ दिया तो कितना आ गया? 44।
तो A15 अर्थात nवां पद जो होगा वो कितना होगा 44। तो nवें पद पे जो संख्या आएगी वो कितनी होगी 44 होगी। ठीक है, तो ये दो तरीके से आप nवें पद को समझ गए होंगे कि nवां पद क्या होता है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ आपको, कोई भी श्रेणी यदि समांतर श्रेणी में हो तो इसे हम लिख सकते हैं, ये तो प्रथम पद ही रहेगा a, और दूसरा पद जो है वो a प्लस डी, फिर तीसरा जो पद होगा a प्लस 2d हो जाएगा, और इसी प्रकार चौथा जो पद होगा a प्लस 3d होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे कंटिन्यू करेंगे a प्लस 4d। ठीक है, यदि समांतर श्रेणी में हुआ तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। तो आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अब प्रश्नों को हल करते हैं। इससे पहले इरेज कर लें। अब जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a तथा सारवंतर d लिखिए। तो ये तो बड़ा आसान है। एक समांतर श्रेणी दी है, ऑलरेडी समांतर श्रेणी है, तो इसमें प्रथम पद और सारवंतर लिखना है। तो यहां प्रथम पद a इज इक्वल टू 3 है और सारवंतर, तो यहाँ लगातार पदों का अंतर निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी समांतर श्रेणी है। यदि हमें सिद्ध करना होता कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तब हम 2-3 पदों का लगातार सारवंतर निकाल लेते। ठीक है, d इज इक्वल टू -2 और फिर -3, माइनस माइनस है, सेम साइन है तो जुड़ेगा, और माइनस पे उतरेगा तो -5 आ गया। तो प्रथम पद 3 है और सारवंतर -5 है। यहाँ भी प्रथम पद मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ यहाँ है। ठीक है, प्रथम पद a इज इक्वल टू 11 है और सारवंतर d इज इक्वल टू 11 माइनस 11, लगातार दो पदों का अंतर a2 माइनस a1 कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 0। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ प्रथम पद a इज इक्वल टू 5 1/2 है। इसे सिंप्लीफाई करें तो 5 दूनी 10, 10 में 1 जुड़ेगा तो 11/2 हो जाएगा, तथा सारवंतर स्मॉल d इज इक्वल टू, दूसरा a2 माइनस a1 करेंगे, दूसरा पद ऋण पहला पद, तो 9 1/2 माइनस 5 1/2 इज इक्वल टू 9 दूनी 18 और 1 जुड़ेगा तो 19/2 माइनस, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना था इसे। यहाँ हर जो है वो बराबर है, समान है, तो एक बार उतार लेंगे, और 19 में से अगर 11 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। इससे अगर डिवाइड किया तो कितना आ गया 4, तो सारवंतर 4 मिला, और जो प्रथम पद था वो कितना है 11/2। यहाँ प्रथम पद a इज इक्वल टू 0.6 तथा सारवंतर d इज इक्वल टू 1.7, a2 माइनस a1 0.6। इसे अगर घटाया जाए तो यहाँ आ जाएगा 1.1। आप किन्हीं भी लगातार पदों का अंतर निकालिए, सेम ही आएगा। यहाँ मान लीजिए 2.8 को अगर माइनस करता हूँ 1.7 से, तो भी कितना मिलेगा 1.1 ही मिलेगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक कौन कौन समांतर श्रेणी है? यदि कोई समांतर श्रेणी है तो सारवंतर और इनके 3 पद लिखिए। अब उसे समांतर श्रेणी सिद्ध करने के लिए हमें पहले तो सारवंतर निकालना ही होगा, तभी वो सिद्ध हो पाएगा कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1 कर लेते हैं, और d2 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 कर लेते हैं। लगातार 2-3 पदों का अंतर हम निकाल लेंगे जिससे कि समान मिल जाए, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये जो श्रेणी दी है वो समांतर श्रेणी है। d3 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। अब
ये √12 है माइनस √3, यहाँ पर √27 है माइनस √12, और फिर यहाँ पर है √48 माइनस √27। अब इसे अगर सिंप्लीफाई किया जाए, अगर 12 का हम वर्गमूल निकालें, अब इसे भी बता देता हूँ, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। अब यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है, तो 2 का जोड़ा बाहर आ जाएगा, एक बार हो जाएगा, और करनी में क्या बचा रह जाएगा, 3। तो करनी में 3 माइनस करनी में 3 बराबर। इसी प्रकार से यदि इसका निकाला जाए तो ये 3 बाहर रहेगा और 3 करनी के अंदर बचा रह जाएगा। हमेशा जोड़े के रूप में निकालते हैं ना, तो 3 तिरका 9 तिरक 27, 3 का जोड़ा बन रहा था, तो 3 तो निकालना नहीं है, वर्गमूल निकालना है, तो 2 का जोड़ा बन के बाहर आया तो एक बार हो गया, और करनी में 3 बचा रह गया, और यहाँ ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, करनी में 12 का कितना है, 2 करनी में 3। इसी प्रकार अगर 48 का निकालेंगे तो 4 बाहर आएगा, 2 गुणित 2 बाहर आएगा, और बचा रह जाएगा करनी में 3 ऋण। इसका ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 3 करनी में 3। अब यदि इसे घटाया जाए, चलिए इसे रेस कर लेता हूँ, इसी के सामने लिख लेते हैं। तो अगर 2 करनी में 3 से 1 करनी में 3 को निकाला जाए तो कितना बचेगा, करनी में 3 बचेगा, या 1 करनी में 3 बचेगा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं करनी में 3। 3 में से अगर 2 निकाला जाए तो 1 करनी में 3 यहाँ भी बचेगा, अर्थात करनी में 3 बच रहा है। 4 में से अगर 3 को निकाला जाए तो भी 1 करनी में 3 ही बचेगा, अर्थात करनी में 3 ही बच रहा है। तो जो सारवंतर है वो समान मिल रहा है, अर्थात दी गई श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, चूंकि सारवंतर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, करनी में 3, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अब हमें आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। जो सबसे अंतिम पद दिया है उसमें आप एक बार डी को जोड़िए, फिर जो मिलेगा, जो उत्तर मिलेगा उसमें 2d को जोड़ दीजिए, फिर जो आगे का मिलेगा एक पद उसमें 3d को जोड़ दीजिए ना। सारवंतर को जोड़ते चलते हैं, एक बार में मतलब प्रथम बार में एक बार जोड़ेंगे, फिर द्वितीय बार में 2 बार जोड़ेंगे, और तृतीय बार में 3 बार जोड़ देंगे। तो इसी प्रकार से इसके अगले 3 पद, इसके अगले 3 पद क्रमशः करनी में 48 में हमें किसे जोड़ना है, सारवंतर को, तो प्लस करनी में 3, फिर करनी में 48 में हमें जोड़ना है 2 करनी में 3 को, फिर करनी में 48 में जोड़ना है हमें 3 करनी में 3 को। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करके लिखें या वैसे ही लिखते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 4 करनी में 3, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं यहाँ पर ना, धन करनी में 3, और यहाँ पर 4 करनी में 3 धन 2 करनी में 3, फिर 4 करनी में 3 धन 3 करनी में 3। अब यहाँ 4 और 1 जुड़ेगा तो 5 करनी में 3 हो जाएगा, और यहाँ 4 और 2 जुड़ेगा तो 6 करनी में 3, और फिर 4 और 3 जुड़ेगा तो 7 करनी में 3। अब इसे अगर और सिंप्लीफाई करके लिखना हो, अब देखिए 5 को अगर मैं अंदर भेज दूँ, इसका वर्गमूल निकला है ना 5, तो अगर 5 को मैं अंदर भेज दूँ करनी के, तो 5 2 बार हो जाएगा, है ना। ऐसे ही तो ये बाहर आके एक बार हुआ था, तो इसका अगर गुणा करें 5 × 25, 25 दिया 75, तो करनी में कितना हो जाएगा 75। इसी प्रकार 6 को अंदर भेजो तो 6 × 6 = 36, और 36 का गुणा अगर 3 में होगा तो ये आ जाएगा 108, और 7 × 7 = 49 होता है, 49 का अगर गुणा 3 में किया तो ये आ जाएगा 47, 147। तो अगले 3 पद हमें मिल गया। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, इसे समांतर श्रेणी सिद्ध किया, और उसके बाद इसके अगले 3 पद ज्ञात कर लिए। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर D1 इज इक्वल टू 0.33 माइनस 0.3, और D2 इज इक्वल टू 0.333
माइनस 0.33। देखते हैं इनका अंतर जो है वो बराबर आता है कि नहीं। यदि 0.33 में से 0.3 को घटाऊं तो यहाँ पर मिल जाएगा 0.03, और फिर 0.333 में से 0.33 को घटाऊं तो यहाँ पर आ जाएगा 0.003। तो अलग अलग आ रहा है, समान नहीं आ रहा है, अर्थात असमान है। तो इसलिए जो दी गई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर सारवंतर का मान असमान है, इसीलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, या समांतर श्रेणी नहीं है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां पर d1 is equal to 4 minus 2, d2 is equal to 8 minus 4 और d3 is equal to 16 minus 8। 4 minus 2 2 हो जाएगा, 8 minus 4 4 हो जाएगा, और 16 minus 8 8 हो जाएगा। अब यहाँ भी जो सारवंतर मिल रहा है वो समान नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर सारवंतर असमान है, इसीलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर d1 is equal to -3.2, फिर माइनस, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो इसलिए इसे ब्रैकेट में लिख लें, -1.2। d2 is equal to -5.2, ये ऑलरेडी माइनस में है तो इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे -3.2। d3 is equal to -7.2, यहाँ ऑलरेडी माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे -5.2। इसे सिंप्लीफाई करें तो -3.2 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 1.2 इज इक्वल टू -5.2, माइनस माइनस का प्लस 3.2, और फिर -7.2 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 5.2। अब इनका अंतर निकाला जाए तो -3.2 जो है वो बड़ा है 1.2 से, तो इसलिए जो उत्तर मिलेगा वो माइनस में मिलेगा। 3.2 में से अगर 1.2 को घटाए तो -2 मिलेगा। -5.2 से अगर +3.2 घटाएंगे तो यहाँ भी -2 मिल जाएगा, और इसी प्रकार यहाँ भी -2 ही मिलेगा। तो जो सारवंतर है वो समान मिल रहा है, तो इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। चूंकि सारवंतर d1 is equal to d2 is equal to d3 is equal to -2, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब यदि समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। इसके अगले 3 पद क्रमशः सबसे अंतिम पद में हमें एक बार d प्लस करना है, उसके बाद 2d प्लस करना है, उसके बाद 3d प्लस करना है। ठीक है, तो -7.2 प्लस -2 करना है, सारवंतर जो है -2 है, फिर -7.2 प्लस 2 इंटू -2 करना है, 2 टाइम करना है सारवंतर का, और फिर -7.2 प्लस 3 इंटू -2। इसे सिंप्लीफाई करें तो -7.2 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 2, फिर -7.2 2 2 ज़ा 4
और प्लस माइनस का माइनस हो गया तो यहाँ 4 आ गया, फिर -7.2 प्लस माइनस का माइनस और 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस सेम साइन है तो जुड़ेगा। -7.2 में अगर -2 को जोड़ूँ तो -9.2 आ जाएगा, और -7.2 में अगर -4 करूँ जुड़ेगा, सेम साइन है तो -11.2 आ जाएगा। और इसी प्रकार -7.2 में -6 अगर जोड़ूँ, अर्थात माइनस माइनस सेम साइन है तो जुड़ेगा, यहाँ आ जाएगा -13.2। तो अगले 3 पद भी ज्ञात हो गए। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है a² 3² 5² 7²। तो यहाँ पर d1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, d2 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, d3 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें इसे तो 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25। यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ पर 16 आ जाएगा। 49 माइनस 25 करेंगे तो 24 आ जाएगा। यहाँ सारवंतर जो है वो असमान आ रहा है, अर्थात ये जो दी गई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं है। लिख लेंगे हम सारवंतर, चूंकि सारवंतर का मान असमान है, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर d1 इज इक्वल टू 4 प्लस √2 और फिर -4, a2 माइनस a1 कर रहे हैं, d2 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 करेंगे तो 4 प्लस 2√2, फिर माइनस, इसे ब्रैकेट में लिखना होगा 4 प्लस √2, d3 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 करेंगे तो 4 प्लस 3√2 माइनस ब्रैकेट में रखेंगे 4 प्लस 2√2। ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 यहाँ जब कट जाएगा तो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसे डायरेक्ट काट सकते हैं। प्लस में है माइनस में, तो यहाँ बचेगा हमारा √2। आप यहाँ देख लेते हैं, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 4 प्लस 2√2 माइनस प्लस का माइनस 4 और प्लस माइनस का फिर माइनस √2, यहाँ भी कट जाएगा। 4 से 4 कट गया और 2 में से अगर 1 निकाल दिया जाए तो 1 बचता है, अर्थात 1√2, या फिर हम लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू, यहाँ 4 प्लस 3√2 है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 4 और प्लस माइनस का -2√2। यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल हो गया। 3 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, अर्थात 1√2 या फिर √2। यहाँ जो सारवंतर मिल रहा है वो समान है, अर्थात दी हुई जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है। तो इसीलिए हम लिख लेंगे चूंकि सारवंतर d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू √2 मिल रहा है, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब इसके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो सबसे जो अंतिम पद है उसमें हम एक बार डी करेंगे, फिर 2 बार डी, फिर 3 बार डी, है ना। इसके अगले 3 पद क्रमशः सबसे अंतिम पद है 4 प्लस 3√2 और हमें d मिला है
प्लस रूट टू करना है, उसके बाद फिर 4 प्लस 3√2, फिर प्लस 2 टाइम करना है इसे, तो 2√2 लिख सकते हैं ना। फिर 4 प्लस 3√2 में हमें क्या करना है, प्लस 3√2 करना है। सॉरी, ये √2 है। अब चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ 4 प्लस यहाँ 3√2 है और वहाँ यहाँ पर 1√2 है, दोनों प्लस होगा तो 4√2 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 प्लस यहाँ 3√2 है और यहाँ 2√2 है, तो 3 में 2 जुड़ेगा 5 हो जाएगा 5√2। और फिर यहाँ भी वही 4 प्लस यहाँ 3 है यहाँ 3 है, तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6√2। तो अगले 3 पद ज्ञात हो गए। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है, अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जैसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, और क्यों, ये बताना है हमें। तो इसका पहला प्रश्न है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। कहने का मतलब, आप 1 किलोमीटर तक जाएंगे अगर किसी टैक्सी से, तो एकदम फिक्स रेट है कि 15 रुपये लगना ही लगना है। आप चाहे 1 किलोमीटर तक जाइए, चाहे 1 किलोमीटर के पहले उतर जाइए, चाहे जितनी दूर, चाहे 100 मीटर ही जाइए, ठीक है। तो फिक्स रेट है कि 15 रुपये आपको देना ही है। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे 1 किलोमीटर से आगे, जो कि मीटर लगा रहता है ना, वही रीड करता है, तो जैसे 1 किलोमीटर से आगे बढ़ेंगे उसके बाद से आपका 8 रुपये प्रति किलोमीटर किराए के हिसाब से जुड़ने लगेगा, ठीक है। तो फिक्स रेट है पहले के लिए 15, उसके बाद 8 जुड़ता रहेगा। तो ये समांतर श्रेणी में आता है कि नहीं, ये हमें बताना है। तो चलिए हल करते हैं इसे। प्रश्नानुसार प्रथम किलोमीटर की यात्रा का किराया बराबर 15 रुपये है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त, जो आगे चल रहे हैं हम, अतिरिक्त किलोमीटर की यात्रा का किराया बराबर 8 रुपये है। अर्थात अगर इसे हम एक श्रेणी बनाना चाहें, 1 किलोमीटर के लिए किराया या प्रथम किलोमीटर के लिए किराया बराबर ₹15 है। फिर 2 किलोमीटर के लिए किराया हो जाएगा, देखिए 15 रुपये तो है ही, और इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा हमें, 15 ये है, ₹8 और ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही हम तीसरे किलोमीटर में पहुंचेंगे, किलोमीटर के लिए किराया यहाँ पर 15 और 8 तो है ही, एक और 8 रुपये जोड़ना पड़ेगा, 1 किलोमीटर और चल दिया हमने, तो मतलब 2 टाइम इसे ऐड करना होगा। वही बन रहा है a प्लस डी a+2d, है ना। तो ये समांतर श्रेणी है, देख के ही पता चल रहा है। ये 8 और फिर 8 रुपये और जोड़ना पड़ेगा, अर्थात 2 टाइम हमने इसे जोड़ा है। जैसे फिर अगला चलेंगे तो फिर 3 टाइम जुड़ जाएगा, 8 रुपीज़, ठीक। यहाँ हम लिख सकते हैं इसे, या पहला 15 है, दूसरा 15 और 8 23 है, फिर तीसरा जो आएगा 15 8 23 और 8 31, इसी प्रकार से आगे भी चलता रहेगा। यहाँ पर देख के ही पता चल रहा है कि प्रथम पद में हम अगर एक निश्चित राशि को जोड़ रहे हैं तो ही ये आगे बढ़ रहा है, अर्थात डी जो है वो समान है, 8 रुपये जोड़ रहे हैं तभी आगे बढ़ रहा है, अर्थात ये जो है वो समांतर श्रेणी में है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर प्रत्येक अगले पद, प्रत्येक अगले पद पिछले पद में, सॉरी अगले नहीं, अगला पद लिख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा।
प्रत्येक अगला पद पिछले पद में 8 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। प्राप्त हो रहा है अर्थात सार्वंतर डी बराबर 8 मिल रहा है, समान है, अतः यह समांतर श्रेणी है। अतः यह समांतर श्रेणी है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, जितना हवा बचता है उसका 1/4 भाग निकाल देता है, ये कह रहा है। तो पहले प्रश्न को आपको अच्छे से समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि जो बेलन में उपस्थित हवा है उसे हम आयतन भी कहते हैं, है ना। उसे मान लेते हैं x इकाई। इकाई अर्थात यूनिट, कुछ भी मान सकते हैं आप इकाई की जगह। तो x इकाई है। अब एक बार क्या हो रहा है, 1/4 इसका, इसी का 1/4 निकाल ले रहा है। तो पहला जो बनेगा वो तो x है हवा सिलेंडर में ऑलरेडी, और दूसरा जो बनेगा वो x माइनस इसी का 1/4 निकाल रहा है, तो x का 1/4 निकाल ले रहा है। फिर जो अगला बनेगा, अब इसे सॉल्व करेंगे तो जो मिलेगा उसमें का 1/4 निकाल रहा है। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, x और यहाँ क्या आ जाएगा, x/4 आएगा। तो अगर इसे घटाएंगे तो 3x/4 आएगा। अब इसी का 1/4 फिर से निकाल ले रहा है, 3x/4 का 1/4। ठीक, अब इसी प्रकार आगे भी बढ़ता रहेगा। तो यहाँ से अगर सार्वंतर समान निकल आता है, इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे अर्थात सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद अगर सार्वंतर बराबर निकल रहा है या समान निकल रहा है तो समांतर श्रेणी में होगा, अगर नहीं निकल रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। पहले इसे इरेज कर लें। माना बेलन में उपस्थित हवा x इकाई है। प्रश्नानुसार जो श्रेणी मिलेगा वो होगा x कॉमा, जैसा कि मैंने बताया, x माइनस x का 1/4। फिर इसे सिंप्लीफाई करने पे अगला मिलेगा हमें 3x/4। अब इसका भी 1/4 निकल जा रहा है हवा, तो यहाँ से 1/4। इसे अगर सिंप्लीफाई करें, चाहे तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, थोड़ा और कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, तो इतने पे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ से x कॉमा, यहाँ x/4 है, 4 का x में मल्टीप्लाई किया तो 4x हो जाएगा, और 4x में से अगर एक x निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 3x/4, जो कि हमने यहाँ ऑलरेडी लिखा है। और फिर अगर इसे सिंप्लीफाई करूँ तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 3x/4 है, माइनस 3x का अगर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 3x, और नीचे कितना आ जाएगा, 4 4 16। इससे एक बार और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3x/4, इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो 16 आएगा, और 4 4 16 और 4 3 12x, माइनस 16 1 16, और 1 का अगर मल्टीप्लाई 3 से किया तो 3x ऊपर आ जाएगा। 3x/4 कॉमा 12 में से 3 को निकाल दिया तो 9x/16। अब ये डिवाइड तो होगा नहीं, इतने पे ही रहेगा। अब यहाँ से सार्वंतर निकाल सकते हैं हम। ठीक है, ये आगे भी चल रहा है। अब d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1 करते हैं, तो a2 जो है वो 3x/4 माइनस x हो जाएगा, और d2 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 करते हैं तो 9x/16 माइनस 3x/4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं, 4 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो 3x माइनस 4x पूरे पे अपॉन 4 हो जाएगा। 4 में से 3 को निकाला, माइनस बड़ा है तो माइनस 1x, या चलिए 1x से लिख लेते हैं, अपॉन 4 आएगा, और यहाँ पर 16 आ जाएगा आपका एलसीएम, और 16 1 16, 1 9 9x, माइनस 4 4 16, 4 3 12, 12x।
इज इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर घटाया जाए तो 9 माइनस 12 करेंगे तो माइनस जो है वो बड़े अंक के साथ है, इसलिए माइनस 3x/16 यहाँ से मिल जाएगा। अब जो सारवंतर मिल रहा है वो समान नहीं है, अर्थात जो दी गई श्रेणी है, जो इस क्वेश्चन से श्रेणी बन रही है, वो समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम लिख लेंगे चूंकि सारवंतर समान नहीं है, इसीलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अब चलिए अगला प्रश्न हल कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। जैसा कि पहला प्रश्न हमने इसका हल किया था वैसा ही है ये भी। जो प्रथम मीटर खुदाई की लागत है वो 150 रुपये फिक्स्ड है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त जो हम मीटर खुदाई करेंगे उसके लिए लागत 50 रुपये बढ़ती जाएगी। अर्थात दूसरे मीटर के लिए जैसे ही खुदाई स्टार्ट करेंगे 200 रुपये हमें देना पड़ेगा, उसके बाद तीसरे मीटर के लिए 50 रुपये और जुड़ जाएगा तो 250 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। प्रश्नानुसार प्रथम मीटर खुदाई की लागत बराबर 150 रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त मीटर खुदाई की लागत बराबर 50 रुपये। अर्थात हम लिख सकते हैं पहले मीटर या प्रथम मीटर खुदाई की लागत बराबर 150 रुपये, दूसरे मीटर खुदाई की लागत 150 ऑलरेडी दे चुके हैं पहले मीटर के लिए। अब दूसरे मीटर की खुदाई जैसे करेंगे तो 50 रुपये जोड़ना पड़ेगा, तो रुपये 150 धन 50 और फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तीसरे मीटर के लिए 50 रुपये और जुड़ जाएगा इसमें। तीसरे मीटर खुदाई की लागत, यहाँ वही फिर बन रहा है ए प्लस डी ए प्लस 2D, तो रुपये 150 धन रुपये 50 तो ऑलरेडी है और इसमें और 50 रुपये जुड़ जाएगा। या हम इसे लिख सकते हैं 150 यहाँ आ जाएगा 200 और फिर 250, इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। अब यहाँ देखकर ही पता चल रहा है कि प्रत्येक अगला जो पद मिल रहा है वो पिछले पद में 50 जोड़ने पर मिल रहा है, अर्थात जो सारवंतर है वो 50 है, अर्थात दी हुई श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी है। तो लिख लेंगे यहाँ प्रत्येक अगला पद पिछले पद में 50 जोड़ने पर प्राप्त होता है। अर्थात सारवंतर बराबर 50। इसीलिए यह समांतर
श्रेणी है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसका। चौथा प्रश्न है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पे अगर हम समांतर श्रेणी खोजने जाएं तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा, जो श्रेणी मिलेगी वो कभी भी समांतर श्रेणी नहीं होगा, ये आपको पहले ही बता दे रहा हूं मैं। यदि हम साधारण ब्याज पे देखने जाएं तो वहां पर आपको समांतर श्रेणी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आप खुद से चेक कर लीजिएगा। अब आपको तो पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा इसका फॉर्मूला, मैं बता देता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो हम फॉर्मूला लगाते हैं, एक तो हम सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज की सहायता से भी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं, वो फार्मूला यूज करते हुए भी। उसका फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, जहाँ SI सिंपल इंटरेस्ट है, P जो है प्रिंसिपल अर्थात मूलधन है, R जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो दर दी होती है वार्षिक दर वो है, और T जो है टाइम होता है अर्थात समय। और जो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है वो अमाउंट इज इक्वल टू होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस स्मॉल r अपॉन 100 पर पावर n। अब यहाँ जो P है वो मूलधन है और R जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अर्थात यही दर, और n जो है वो समय ये होता है। ठीक है, और मिश्र धन किसे कहते हैं? अमाउंट को कहते हैं। जब ब्याज को हम मूलधन में जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? वो मिश्र धन। ठीक है, तो आई होप कि आपने ये सब तो पढ़ा ही होगा, तो मैंने समझा दिया। अब इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम एक समांतर श्रेणी बनाएंगे, तो चलिए हल करते हैं इसे। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए SI से कैसे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं अर्थात सिंपल इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाते हुए कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो इसे हल करना है प्रश्नानुसार। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष डॉट 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 आदि खाते में जमा धनराशि जमा धनराशि क्रमशः, देखिए पहले साल के लिए तो इतना ही अमाउंट जमा होगा जितना SI के लिए होता है, सेम मतलब सेम अमाउंट जमा होगा पहले वर्ष के लिए। तो 10,000 फर्स्ट ईयर के लिए और सेकेंड ईयर के लिए 10,000 मूलधन है, और इसका अमाउंट जो निकलेगा, मिश्र धन जो निकलेगा, उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, 1 प्लस 8% का है अपॉन 100। ये 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पावर 1 लग जाएगा। सेकेंड ईयर के लिए अगर आएंगे तो 10,000 है, 1 प्लस 8 अपॉन 100 पे पावर 2 हो जाएगा। और थर्ड ईयर के लिए जैसे ही जाएंगे तो सॉरी फोर्थ ईयर के लिए जैसे ही जाएंगे, यहाँ फर्स्ट ईयर के लिए इतना ही था, सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, फिर फोर्थ ईयर के लिए जाएंगे तो वहाँ पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो डॉट डॉट डॉट। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं 10,000, इसे सिंप्लीफाई करें तो 10,000 गुणित 100 का 1 में गुणा होगा तो 100, और 100 में अगर 8 जुड़ा तो 108/100। इसी प्रकार 10,000, ये भी सेम वही बनेगा, पावर 2 है तो 2 टाइम लिख देंगे, तो 108/10 100 गुणित 108/100। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लें, तो ये आ जाएगा हमारा 10,000, और ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,800। और इसे अगर सिंप्लीफाई करें 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ नीचे रहेगा
और कुछ, हाँ 2 जीरो से 2 जीरो पे कैंसिल हो जाएगा। 108 में अगर 108 का गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 11,664। अब यहाँ से देख के ही पता चल रहा है कि सार्वंतर जो होगा वो क्या होगा, समान नहीं आएगा, है ना। तो ये श्रेणी मिली है हमें। अब देखिए एक बात फिर से आपको समझा देता हूँ। जो अमाउंट है, अमाउंट पे अगर पहले वर्ष का ब्याज निकालते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा समान होती है। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी पहले साल के लिए अगर निकालेंगे ब्याज तो यही राशि आएगी 10,800, और चक्रवृद्धि ब्याज भी 10,800 ही। तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या होता है, सेम ही होता है दोनों का ब्याज। सेकेंड ईयर से अलग हो जाता है क्योंकि अमाउंट जो है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज हो जाता है। तो चलिए, यहाँ तो खैर इस प्रश्न को हल करना है, मैं बार बार आपको वहीं घसीट के ले जा रहा हूँ। तो यहाँ D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 करेंगे तो 10,800 ऋण 10,000, और D2 इज इक्वल टू 11,664 ऋण 10,800। अब इनका अगर अंतर निकाला जाए तो यहाँ आपको मिलेगा 800 और यहाँ पर मिल जाएगा 864, जो कि समान नहीं है। अर्थात लिख सकते हैं चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, इसीलिए दी गई श्रेणी या यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। यहाँ पर प्रथम पद दिया है और सार्वंतर दिया है, इसी की सहायता से हमें प्रथम 4 पद लिखना है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था आपको कि किसी भी समांतर श्रेणी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, या फिर A1, A2, A3, A4। अब ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इसे समझ लेते हैं। A2 को अगर लिखना चाहें, एक फॉर्मूला मैंने बताया था स्टार्टिंग में, AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर A2 लिखना है हमें, N की जगह 2 लेना है, तो A2 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस यहाँ पर भी 2 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो A2 जो दूसरा पद होगा वो क्या होगा, A प्लस यहाँ 1 बचेगा D, अर्थात A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी। तो ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो यहाँ पर हम यही मान लेंगे कि प्रथम जो 4 पद हैं वो क्या हैं, A प्लस डी, A प्लस 2D और A प्लस 3D। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसे। माना समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद प्रथम 4 पद A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D हैं। इसीलिए A इज इक्वल टू 10 और A प्लस डी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 10, है ना। D इज इक्वल टू 10 दिया, इज इक्वल टू 20। A प्लस 2D इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10, और 2 इंटू 10 20, 20 में 10 को जोड़ा तो 30। A प्लस 3D इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10, ये हो जाएगा 40। 4 पद हमने ज्ञात कर लिए, तो इसलिए लिख सकते हैं, अतः समांतर श्रेणी प्रथम 4 पद क्रमशः 10, 20, 30 और 40 हैं।
ये प्रश्न हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ प्रथम पद दिया है -2 और जो सार्वंतर दिया है वो 0 है। तो यहाँ भी वही करेंगे, माना समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद a, a plus d, a plus 2d, a plus 3d है। इसलिए a इज इक्वल टू -2, a प्लस d इज इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस 0 इज इक्वल टू, ये -2 ही आएगा, और फिर a प्लस 2d इज इक्वल टू -2 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू, ये पूरा 0 हो जाएगा। -2 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। a प्लस 3d इज इक्वल टू -2 प्लस 3 इंटू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर -2 ही बचेगा। तो सारे पद कितने आ रहे हैं? -2 -2 -2 और -2। अब हमने ज्ञात कर लिया है तो लिख सकते हैं, अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्रमशः -2, -2, -2 और -2 है। यह प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूँ, डायरेक्ट हल कर रहा हूँ, ठीक है। आप लिख लीजिएगा खुद से कि माना समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद जो भी है a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d है, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट हल कर रहा हूँ मैं। यहाँ जो प्रथम पद है वो 4 है और सार्वंतर जो है वो -3 है। तो a इज इक्वल टू 4, a प्लस डी इज इक्वल टू 4 प्लस, ये माइनस में है तो इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे, 4 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू -3 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस का माइनस, 2 3 ज़ा 6, यहाँ घटाएंगे तो -2 मिल जाएगा हमें। a प्लस 3d इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू -3 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 3 3 ज़ा 9, इसे घटाएंगे, माइनस जो है वो बड़ा है तो इसलिए -5 मिल जाएगा। 4 पद हमने ज्ञात कर लिए हैं, हम लिख देते हैं, अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्रमशः 4 है, फिर 1, -2 और -5 है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ जो प्रथम पद है वो -1 है और सार्वंतर जो है वो 1/2 है। तो सीधे हल कर रहा हूँ इसे भी मैं। यहाँ a इज इक्वल टू -1, a प्लस d इज इक्वल टू -1 प्लस 1/2। इसे सिंप्लीफाई करें तो 2 का गुणा 1 के साथ होगा तो -2 और धन 1 पूरे पे बटा 2 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करें, -2 में से अगर 1 को निकालेंगे तो माइनस में बचेगा, क्योंकि माइनस जो है बड़े अंक के साथ है तो -1/2, और फिर a प्लस 2d इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इंटू 1/2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1। चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, यहाँ -1 है और यहाँ +1 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। a प्लस 3d इज इक्वल टू -1 इंटू प्लस 3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू -1 प्लस 3/2। 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो गया। अब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो -2 प्लस 3 अपॉन पूरे पे /2 हो जाएगा। अब -2 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ +1 बचेगा, क्योंकि प्लस जो है वो बड़े अंक के साथ है, /2। तो 4 पद हमने ज्ञात कर लिए हैं।
तो लिख सकते हैं अतः समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद क्रमशः -1, -1/2, 0 और 1/2 हैं। अब चलिए यह प्रश्न भी हल हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवें प्रश्न में प्रथम पद जो है वो -1.25 है और सार्वंतर जो है वो -0.25 है। अब इसे भी वैसे ही हल करते हैं। a इज इक्वल टू मिल जाएगा -1.25 और a प्लस डी करेंगे जब, तो ये हो जाएगा -1.25 प्लस, ये ब्रैकेट में रखेंगे -0.25। एक स्टेप और सिंप्लीफाई करें तो -1.25 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 0.25। सेम साइन है तो जुड़ेगा माइनस माइनस, जब जोड़ेंगे तो ये 25 से 25 जुड़ जाएगा, ये माइनस में 1.50 आ जाएगा। और फिर a प्लस 2d करते हैं इज इक्वल टू -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25 इज इक्वल टू -1.25 है। और 2 का गुणा अगर इसमें करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस और ये आ जाएगा 0.50। अब इसे यदि जोड़ा जाए, सेम साइन है तो जुड़ेगा और माइनस भी उतरेगा, तो ये आ जाएगा 1.75। और फिर a प्लस 3d जब करेंगे तो -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25 इज इक्वल टू -1.25 प्लस माइनस का माइनस और इसका गुणा अगर इसमें करेंगे हम तो ये आ जाएगा 0.75 और यदि इससे जोड़ा जाए तो ये आएगा, सेम साइन है तो जुड़ेगा, तो -2.00 या सिर्फ हम -2 ही लिख सकते हैं। अब चार पद हमने ज्ञात कर लिया है तो लिख सकते हैं अतः समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद क्रमशः -1.25, -1.50, -1.75 और -2 हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। यहाँ एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है और इसका हमें प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है, तो बड़ा सिंपल है। प्रथम पद जैसे हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं वो पहला पद हो जाएगा 3। सार्वंतर जैसे हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं a2 - a1 करते हैं। तो जैसा कि मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ, यदि हमें किसी श्रेणी को समांतर श्रेणी सिद्ध करना होता है तो d को कम से कम 3 बार या 2 बार निकालते हैं, है ना। यहाँ एक ही बार निकालने की आवश्यकता है क्योंकि ऑलरेडी दिया है कि ये समांतर श्रेणी है। तो a2 - a1 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा -2, तो ज्ञात हो गया। ठीक है, आप लिख सकते हैं नीचे अगर लिखना हो, अतः प्रथम पद तीन और सार्वंतर -2 है। चलिए इसे भी हल करते हैं। यहाँ प्रथम पद जो है a इज इक्वल टू -5 दिया है, सार्वंतर स्मॉल d इज इक्वल टू -1 और फिर माइनस, आप ये माइनस में इसलिए ब्रैकेट में रख लेंगे। एक स्टेप और सिंप्लीफाई किया तो -1 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। अब +5 में अगर -1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4। तो इसका भी ज्ञात हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं।
यहाँ प्रथम पद जो है वो है 1/3 और सारवंतर जो है यहाँ a लिख लीजिएगा, यहाँ स्मॉल d इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1/3। हर समान है तो एक बार लिखेंगे और 5 में से 1 निकाला तो 4। तो प्रथम पद a मिल गया हमें 1/3 और सारवंतर जो है वो 4/3। यहाँ प्रथम पद a बराबर दिया है 0.6 और सारवंतर स्मॉल d बराबर 1.7 ऋण 0.6। इसे घटाएं अगर तो 1.1 मिल जाएगा हमें। तो इसका भी उत्तर हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छठवां प्रश्न है, जांच कीजिए कि अनुक्रम 13, 10, 7, 4 समांतर श्रेणी है या नहीं। अब इसकी जांच कर लेते हैं। यदि हम सारवंतर निकालें, लगातार 2-3 पदों का निकाल लें और वो समान आ जाए तो समांतर श्रेणी है, अगर नहीं आएगा सारवंतर समान तो समांतर श्रेणी नहीं है। बस यही करना है इसमें। तो चलिए हल करते हैं इसे। दी गई श्रेणी तेरह, 10, 7, 4 डॉट 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 है। यहाँ D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 करते हैं। आप चाहे A2 माइनस A1 लिखिए मत, ऐसे ही डायरेक्ट लिख लीजिए। तो क्या करेंगे, 10 ऋण 13 बराबर यहाँ आ जाएगा -3 और फिर D2 यहाँ पर करेंगे हम A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 है 7 -10 इज इक्वल टू यहाँ भी -3 मिलेगा और D3 इज इक्वल टू करते हैं A4 माइनस A3। A4 जो है वो 4 है और A3 जो है वो 7 है। -7 + 4 करेंगे तो -3 मिलेगा, अर्थात जो सारवंतर है वो समान मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, समांतर श्रेणी है। चूंकि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू -3, इसीलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब चलिए अगला प्रश्न हल कर लेते हैं। 7वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी लिखिए जिसका प्रथम पद 5 तथा सारवंतर ऋण 3 है। ऐसा ही प्रश्न हम अभी हल कर चुके हैं। जो चौथा प्रश्न था यही दिया था, प्रथम पद दिया था और सारवंतर दिया था। वहां पर हमें प्रथम 4 पद बताने थे, यहाँ एक समांतर श्रेणी लिखनी है। तो जो स्टेटमेंट लिखूंगा वो थोड़ा अलग होगा, क्योंकि 4 पद तो हमें ज्ञात नहीं करने ना। तो चलिए हल करते हैं सीधे। हल वैसे ही करना है जैसे चौथा प्रश्न किया था। दिया है प्रथम पद a बराबर 5, सारवंतर d बराबर ऋण 3, अतः समांतर श्रेणी a, a प्लस d, a प्लस 2d, डॉट 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 आदि होगी। अर्थात अब यहाँ पर मान रख लेते हैं, a जो है वो 5 है, 5 धन ऋण 3 है तो ब्रैकेट में रखेंगे, a प्लस 2d करना है तो 5 प्लस 2 इंटू -3, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आगे भी चलेगा। अब इसे और सिंप्लीफाई करें तो 5 फिर 5 प्लस माइनस का -3 और फिर 5 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6, ऐसे ही आगे भी चलेगा। फिर इसे और सिंप्लीफाई करें तो 5 ऋण 3 बराबर 2 और यहाँ 5 ऋण 6 करेंगे तो ऋण जो है वो बड़ी संख्या के साथ है, इसलिए -1, ऐसे ही आगे भी चलेगा। अगर अगला पद भी लिखना होता तो a प्लस 3d लिख लेते, वहां पर -4 आता आपका। ठीक है, अब
समांतर श्रेणी हमने ज्ञात कर लिया है, तो लिख सकते हैं अतः समांतर श्रेणी 5,2,1, है। यह प्रश्न हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न सूत्रों द्वारा परिभाषित संख्याओं के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ एक सूत्र दिया है an इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन n प्लस 2। इसी की सहायता से हमें प्रथम 4 पद लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ अगर n बराबर मैं 1 लेता हूँ तो a1 इज इक्वल टू n की जगह मुझे 1 रखना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2। इसे सिंप्लीफाई करें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 प्लस 2 करेंगे तो 3। तो जो प्रथम पद मिलेगा a1 वो क्या होगा, 1/3। हम जो प्रथम पद होता है उसे a1 से भी डिनोट करते हैं, ये स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही हम हल करेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। n बराबर 1 रखने पर तो यहाँ a1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/3। n बराबर 2 रखने पर तो a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। इसे काटेंगे तो 1 मिल जाएगा हमें। n बराबर 3 रखने पर हमें प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं, है ना। तो 4 बार हम संख्याओं को रखेंगे, रखने पर तो यहाँ a3 इज इक्वल टू मिलेगा 3 का स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2, 3 का स्क्वायर होता है 9 अपॉन 3 प्लस 2 करेंगे तो 5। n बराबर 4 रखने पर तो a4 बराबर मिलेगा 4 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 4 सा 16 अपॉन 4 प्लस 2 करेंगे तो 6। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 सा 16 और 2 3 सा 6। तो प्रथम 4 पद हमने ज्ञात कर लिए, 1/3, 1, 9/5 और 8/3। अतः प्रथम 4 पद क्रमशः 1/3, 1, 9/5 और 8/3 है। अब यहाँ भी सेम वही करना है, n बराबर 1 रखने पर, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं यदि n बराबर 1। ठीक है, चाहे n बराबर 1 रखने पर या यदि n बराबर 1। तो यहाँ a1 इज इक्वल टू 2 पे पावर 1 इज इक्वल टू 2 मिलेगा, n बराबर 2 रखने पर तो a2 इज इक्वल टू 2 पे पावर 2 इज इक्वल टू 2 पे पावर 2 4 होता है, n बराबर 3 रखने पर तो यहाँ a3 इज इक्वल टू 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 3 8 होता है, n बराबर 4 रखने पर तो a4 इज इक्वल टू 2 पे पावर 4 और 2 पे पावर 4 जो होता है वो 16 होता है। अब हमने 4 पद ज्ञात कर लिए हैं तो लिख लेते हैं। अतः प्रथम 4 पद क्रमशः 2, 4, 4, 8 और 16 हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। an इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 है, n बराबर 1 रखने पर तो a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, n बराबर 2 रखने पर a2 इज इक्वल टू 2/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3, n बराबर 3 रखने पर तो a3 इज इक्वल टू 3/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4,
n बराबर 4 रखने पर। तो a4 इज इक्वल टू 4/4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/5। 4 पद हमने ज्ञात कर लिए हैं, तो लिख लेते हैं। अतः प्रथम 4 पद क्रमशः 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 है। अब यहाँ भी n बराबर 1 रखने पर, तो a1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 -5/2। ऐसे सिंप्लीफाई करें, 2 1 2, -5/2। -5 में +2 घटाएंगे तो माइनस जो है वो बड़े अंक के साथ है, इसलिए -3/2 और n बराबर 2 रखने पर, तो a2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 -5/2, 2 2 ज़ा 4 -5/2, इसे घटाएंगे तो -1/2 मिल जाएगा, n बराबर 3 रखने पर, तो a3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 -5/2 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 -5/2 इज इक्वल टू 6 -5 करेंगे तो 1 मिलेगा, 1/2, n बराबर 4 रखने पर, तो a4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 -5/2, 2 4 ज़ा 8 -5/2 इज इक्वल टू 8 -5 करेंगे तो हमें 3/2 मिल जाएगा। तो प्रथम 4 पद हमने ज्ञात कर लिया, तो लिख सकते हैं। अतः प्रथम 4 पद क्रमशः -3/2, -1/2, 1/2 और 3/2 हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है, k का मान ज्ञात कीजिए ताकि k² + 4k + 8, 2k² + 3k + 6, 3k² + 4k + 4 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हो। हमें k का मान ज्ञात करना है। अब पता है कि ये समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, तो इनका जो सारवंतर निकलेगा वो बराबर होगा और उसी की सहायता से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं, एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए इसकी जगह 1 2 और 3 ये दिया होता, तो इसका जो सारवंतर निकलेगा वो बराबर निकलेगा। अर्थात अगर निकालना चाहूँ d1 इज इक्वल टू 2 - 1 होगा और d2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 - 2 होगा, जो कि 1 ही आएगा, है ना। अर्थात d1 इज इक्वल टू d2, और यहीं पर मान रखकर हम जो सारवंतर निकलेगा उसका मान रखकर आसानी से निकाल सकते हैं k का मान। तो ऐसे ही हल करना है इसे, तो चलिए हल करते हैं। चूंकि k² + 4k + 8, 2k² + 3k + 6, 3k² + 4k + 4 समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं, इसीलिए d1 इज इक्वल टू d2 लिख सकते हैं। यहाँ d1 इज इक्वल टू a2 - a1 करता है, चलिए लिख भी लेते हैं। तो a2 क्या दिया है, 2k² + 3k + 6, फिर माइनस a1 करना है, तो ब्रैकेट में रखेंगे k² + 4k + 8। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो 2k² + 3k + 6, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा k², प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 4k, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 8। अब इसे सिंप्लीफाई करें, यहाँ 2k² है और यहाँ -k² है, तो 2k² में से अगर, या 2 में से अगर एक को घटाऊं, प्लस वाला जो अंक है वो बड़ा है, तो इसलिए 1k² मिलेगा, या फिर हम क्या लिख सकते हैं k²।
यहाँ 3k है और यहाँ -4k है। अब देखिए यहाँ 3 है और -4 है, तो माइनस जो है बड़े अंक के साथ है, इसलिए जब घटाएंगे तो -k मिलेगा, और +6 है, -8 है, घटाएंगे तो -2 मिलेगा यहाँ से, ठीक है। और अब एक बार d2 निकाल लेते हैं। d2 इज इक्वल टू क्या होगा, a3 माइनस a2। a3 जो है वो है 3k² + 4k + 4 माइनस, और a2 जो है वो क्या है, 2k² + 3k + 6। इसे सिंप्लीफाई करें तो 3k² + 4k + 4 प्लस माइनस का -2k² प्लस माइनस का -3k प्लस माइनस का -6। यहाँ सिंप्लीफाई करें, यहाँ 3 है प्लस में और यहाँ -2 है, k² है ना दोनों जगह, तो अगर घटाएंगे तो प्लस में हमें मिलेगा 1k², या फिर लिख सकते हैं k²। यहाँ 4k है प्लस में और माइनस में है 3k, तो जब घटाएंगे प्लस में k मिलेगा हमें, या 1k मिलेगा, या फिर हम क्या लिखें, k ही सिर्फ लिख सकते हैं, तो +k। यहाँ +4 है, -6 है, जब घटाएंगे तो -2 मिलेगा। इसे यहाँ पर बना लीजिए शुरू में समीकरण 1, तो लिख लीजिए फिर समीकरण 1 से इन दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं, तो k² - k -2 इज इक्वल टू k² + k और फिर -2। अब यहाँ कुछ कटने लायक है, कट सकता है क्या, यहाँ भी प्लस में k² है और इक्वल के इधर भी k² है, या एक काम करते हैं सबका पक्षांतर कर लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जो अचर पद है उन्हें एक साइड रखेंगे और चर जो पद है उन्हें एक साइड, तो k² के साइड में ला रहा हूँ इसे, +k² को इधर आके -k² हो जाएगा, -k ऑलरेडी है, ये इधर आके -k हो जाएगा, यहाँ -2 है, ये इधर आके +2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए +k² है, -k² है, इससे ये कैंसिल, ये 2 टाइम है ना, यहाँ हल कर रहा हूँ, तो -2k, यहाँ प्लस माइनस है तो कट के 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0/-2। अगर 0 से हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0, तो k बराबर क्या मिला हमें, 0, और यही हो गया इसका उत्तर। अब चलिए ये प्रश्न हल हो गया, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनमें a बराबर -5 और d बराबर -3 दिए हैं। ऐसा ही प्रश्न हम हल कर चुके हैं, तो वैसे इसे भी हल करना है। मान लेते हैं पहले, माना समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद a, a + d, a + 2d, तीन ही पद हमें ज्ञात करने हैं, तो बस इतना ही लिखेंगे, हैं दिया है a इज इक्वल टू -5 और d इज इक्वल टू -3। अब जब प्रथम पद ज्ञात करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5, दूसरा पद a + d करेंगे तो -5 प्लस, ये माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे, फिर -5 प्लस माइनस का -3, माइनस माइनस सेम साइन है तो जुड़ेगा, कितना आ जाएगा, -8, और a + 2d करेंगे तो -5 + 2 × -3 इज इक्वल टू -5, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 3 2 6, माइनस माइनस सेम साइन है जुड़ेगा, जोड़ने पे कितना आएगा, -11। तीन पद हमने ज्ञात कर लिए, तो लिख सकते हैं अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः -5, -8 और -11 है। ये प्रश्न हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी 0, 1/4, 1/2, 3/4 में अगले 3 पद लिखे। ऐसा ही प्रश्न हम प्रश्न संख्या 2 को हल कर चुके हैं। अब देखिए इसमें मैं थोड़ा डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ आपको हल कराऊंगा जिससे कि आपको सारा तरीका समझ में आ जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हल करते हैं इसे।
यहाँ इसे मान लेते हैं A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। अब इसके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं, अर्थात A5, A6 और A7 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ A1 इज इक्वल टू, यहाँ हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 0। मैंने जैसा शुरू में ही आपको बताया था, प्रथम पद को हम A1 या A से डिनोट करते हैं। और A2 इज इक्वल टू दिया है 1/4, A3 इज इक्वल टू दिया है 1/2 और A4 इज इक्वल टू दिया है 3/4। D इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 जो है 1/4 है और माइनस 0। अब 1/4 माइनस 0 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1/4 ही मिलेगा। अब यहाँ चूंकि समांतर श्रेणी ऑलरेडी दे चुका है, तो इसलिए एक ही पद का अंतर निकाल लें तो काफ़ी है सार्वंतर ज्ञात करने के लिए। तो हमें सार्वंतर मिल गया 1/4। अब अगले 3 पद ज्ञात करते हैं। जो प्रश्न संख्या 2 में हमने किया था उसे भी यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आपको, जिससे कि कंफ्यूजन न रहे आपको कुछ भी। तो अगले 3 पद क्रमशः जैसा आपको सुविधाजनक लगे वैसा आप हल कर सकते हैं किसी भी प्रश्न को। तो अगला 3 पद जो ज्ञात करना है वो A5, A6 और A7 ज्ञात करना है। तो A5 इज इक्वल टू, अब A4 में अगर मैं D को जोड़ूं तभी तो मुझे A5 मिलेगा, है ना। पिछले पद में हम सार्वंतर को जोड़ते हैं तभी जाके अगला पद मिलता है हमें ना। तो ये कौन सा पद है, A4 है। तो A4 प्लस क्या करना है मुझे, D इज इक्वल टू, A4 है 3/4 प्लस D जो है वो 1/4 है, इज इक्वल टू, हर जो है वो बराबर है तो इसलिए एक बार लिख लेंगे और 3 धन 1 करेंगे तो 4 मिलेगा और 4 एकम 4। तो जो A5 है वो कितना मिला, 1। और A6 को हम क्या लिखेंगे, A5 प्लस D। जो 5वां पद है उसमें अगर D को जोड़ेंगे तभी तो 6वां पद मिलेगा हमें। और जो 5वां पद है वो कितना है, 1 प्लस 1/4। 4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस 1 पूरे पे बाई 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/4। और फिर A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D, है ना। 6वें पद में अगर D को जोड़ेंगे तभी हमें 7वां पद मिलेगा। तो जो 6वां पद है वो कितना है, 5/4 प्लस 1/4 करना है। हर समान है तो एक बार लिखेंगे और 5 प्लस 1 करेंगे तो 6। अब ये डिवाइड होगा तो कर लेंगे, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। ये कितना मिला हमें, 3/2। ठीक है, यहाँ 3 पद हमने ज्ञात कर लिए हैं जो अगले 3 पद हैं। अब जो दूसरे प्रश्न में मैंने बताया था उसे उस तरीके से भी इसे हल करके आपको समझा देता हूँ। जो अंतिम पद दिया था उसमें हम क्या कर रहे थे, D को जोड़ रहे थे। तो यहाँ अंतिम पद अर्थात A प्लस D कर रहे थे, उसके बाद A प्लस 2D कर रहे थे, फिर A प्लस 3D कर रहे थे। तो यहाँ भी वही करके देख लेते हैं आंसर आता है कि नहीं। यहाँ प्रथम पद हम किसे मान रहे हैं, 3/4 को। इसके अगले ही पद तो हमें 3 ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहाँ A 3/4 प्लस यहाँ 1/4 करेंगे तो भी हमें एक ही मिलेगा, है ना, यही मिलेगा। और फिर 3/4 A प्लस 2 इंटू 1/4 करना है, यहाँ 2 2 जा 4, ये कट जाएगा तो कितना मिला, 3/4 प्लस 1/2। इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ अगर एलसीएम लेंगे तो 4 मिलेगा, 4 एकम 4 और फिर 1 तिहाई 3, फिर धन 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ देखिए 5/4 ही मिलेगा ना। 3 धन 2 करेंगे तो 5/4 और फिर A प्लस 3D अगर करें, नीचे कर रहा हूँ यहाँ थोड़ा जगह नहीं था ना। तो ये है 3/4 प्लस 3 इंटू 1/4 करना है हमें। इसे हम लिख सकते हैं 3/4 प्लस 3 का अगर 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 3/4 इज इक्वल टू, अब हर जो है वो बराबर है, ऊपर के नंबर्स जुड़ जाएंगे। तो यही सेम आया 6/4 और इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 3/2। यही आ रहा है ना, 3/2। तो जो 3 पद आप चाहे जिस तरीके से हल कर सकते हैं, आंसर सेम आना है। तो मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया, जैसा आपको सुविधाजनक लगे वैसे आप हल कर सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं, अतः समांतर श्रेणी के अगले 3 पद क्रमशः 1, 5/4
और 3/2 है। चलिए आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बारहवां प्रश्न दिया है a, b और c के ऐसे मान ज्ञात कीजिए कि संख्याएं a, 7, b, 23, c एक समांतर श्रेणी में। इनके ऐसे मान ज्ञात करने हैं कि ये समांतर श्रेणी में हो जाए। तो चलिए मान लेते हैं शुरू में कि ये एक समांतर श्रेणी में, ठीक है। हल करते हैं इसे। माना a, 7, b, 23, c समांतर श्रेणी में है। यदि ये समांतर श्रेणी में है तो इनका जो सार्वंतर होगा वो बराबर होगा। तब d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 7 माइनस a इज इक्वल टू a3 माइनस a2 करेंगे तो b माइनस 7 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 23 माइनस b के, है ना। a4 माइनस a3 तो 23 माइनस b इज इक्वल टू a5 माइनस a4 c माइनस 23। ये सारे परस्पर बराबर होंगे। अब यहाँ से देखिए किन्हीं दो को हम पिक करेंगे पहले और उसी की सहायता से b, a और c की वैल्यूज निकाल लेंगे। सारे बराबर हैं। अब यहाँ देखिए मुझे b माइनस 7 दिख रहा है और यहाँ 23 माइनस b अर्थात एक ही जैसा पद मिल रहा है। तो इसी को सबसे पहले बराबर में उठा लेते हैं और उसी की सहायता से b की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं b माइनस 7 इज इक्वल टू 23 माइनस b। अब पक्षांतर कर लेते हैं, चर पदों को एक साइड रख लेते हैं और अचर पदों को दूसरे साइड। तो माइनस बी को इधर लाते हैं तो b माइनस बी इधर आके प्लस b हो जाएगा और 23 माइनस 7 इधर आके प्लस 7 हो जाएगा। तो 2b इज इक्वल टू 30। तो b इज इक्वल टू 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 15। तो b की वैल्यू हमें मिल गई। अब कोई भी दो पद उठा लीजिए। चलिए इसे या इसे ले लीजिए या तो फिर इसे और इसे ले लीजिए। यहाँ से a का मान निकल जाएगा, अगर इसे लेते हैं तो c का मान निकल जाएगा क्योंकि b की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता चल चुकी है। अब 7 माइनस a इज इक्वल टू b माइनस 7। तो 7 माइनस a इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पता है कितनी है? 15 माइनस 7। अब इसे उठा के इधर कर लेते हैं तो माइनस a इज इक्वल टू 15 माइनस 7, ये भी इधर आके माइनस 7 हो जाएगा। तो माइनस a इज इक्वल टू 15, माइनस माइनस सेम साइन है तो जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 14। तो माइनस a इज इक्वल टू 15 माइनस 14 करेंगे तो प्लस में 1 बचेगा अर्थात 1 बचेगा। तो a इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, है ना। दोनों पक्षों में अगर ऋण से मैं गुणा कर दूँ तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब फिर हम लेते हैं, या तो इसे और इसे ले लीजिए तो भी c की वैल्यू निकल आएगी, या तो फिर इसे और इसे ले लीजिए तो भी c की वैल्यू निकल आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सारे बराबर है, ठीक है। तो यहाँ मैं इन दोनों को ले रहा हूँ। 23 पुनः 23 माइनस b इज इक्वल टू c माइनस 23। तो 23 माइनस 15 इज इक्वल टू c माइनस 23। 23 में अगर 15 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 8 बराबर c माइनस 23। इसे उठा के इधर करते हैं तो c बराबर, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा 8 प्लस 23। c इज इक्वल टू 8 प्लस 23 करेंगे तो ये 31 मिल जाएगा। तो a, b और c के मान हमने ज्ञात कर लिए, अर्थात a, b, c की ये वैल्यूज अगर इसमें रखी जाए तो ये एक समांतर श्रेणी में होगा। तो आप रख कर चेक कर सकते हैं, ठीक है, समांतर श्रेणी मिलेगा। क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ निकाल चुके हैं तो कोई ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन अगर आपको चेक करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप सारवंतर निकालिएगा, बराबर मिलेगा सबके लिए। अतः a बराबर ऋण 1, b बराबर 15 और c बराबर 31 के लिए a, 7, b, 23, c एक समांतर श्रेणी में है। तो ये आज का आखिरी प्रश्न था जो हल हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी आपको राइट साइड में
प्लेलिस्ट मिलेगा क्लास 10 का, जो राजीव प्रकाशन का है वो प्ले लिस्ट मिल जाएगा। आप यहाँ से क्लिक करके सारे जो वीडियोस हैं जितने भी मैंने अपलोड किए हैं क्लास 10 के लिए वो मिल जाएंगे, और लेफ्ट साइड पे सब्सक्राइब का बटन मिलेगा। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।